आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो आज की होने वाली है, इसमें शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ हम लोग महाजनपद काल जो प्राचीन इतिहास का था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो इतिहास की इस सीरीज़ में जो वीडियोस हो चुकी हैं उनमें हिस्ट्री की एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है उससे संबंधित एक वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता या फिर ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा किया, उसको उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद जो वीडियो आई है उसमें हम लोगों ने वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कस किया। वैदिक कल्चर के बाद हम लोगों ने एक लेक्चर में बुद्धिज़्म को डिस्कस किया है और दूसरे लेक्चर में जैनिज़्म को डिस्कस किया है। तो ये सारे जो लेक्चर हैं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें जो चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन की आने की जो प्रवृत्ति रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा रही है। तो इसलिए ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप लोग उस पुराने वाले जो वीडियो हैं उनको आप लोग देखिए और साथ ही साथ हमारे स्मार्ट लर्निंग जो ये चैनल है यूट्यूब का उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और छात्र हित में अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए और हमारे स्मार्ट लर्निंग के इस परिवार को आप लोग बढ़ाइए। और जो ये नॉलेज आपको मिल रही है उसको एज अ पावर आप लोग इस्तेमाल करिए और जो ज्ञान है उसको अपनी शक्ति बनाइए। और यदि आपके पास एक बार शक्ति आ गई तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन का है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारी चैनल की जो सारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इंस्टाग्राम के हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन करिए और हमारे स्मार्ट लर्निंग के इस परिवार को आप लोग बढ़ाइए। तो आज के वीडियो में हम लोग शैव तथा भागवत जो धर्म है या फिर वैष्णव धर्म है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो शैव धर्म के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो शैव धर्म मेनली जो शिव के उपासक हुए उनको कहा गया और ये जो संप्रदाय है वो भारत का सबसे प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। इसकी जो प्राचीनता है वो ऐतिहासिक काल या फिर सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ से पहचानी जाती है, क्योंकि एक इतिहासकार हुए हैं मार्शल साहब। तो मार्शल साहब ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक मूर्ति को अंकित पाया था और उस मूर्ति में जो मार्शल साहब हैं वो अनुमान लगाते हैं कि वो जो मूर्ति थी वो शिव की थी। शिव का जो प्रारंभिक रूप था उसके रूप में उसको इन्होंने माना है। तो इसलिए हम लोग जान पाते हैं कि जो शैव धर्म है उसकी प्राचीनता आद्य ऐतिहासिक काल से भी रही है। साथ साथ और डिस्कस करते हैं कि शैव जो धर्म है उसके जो प्रमुख संप्रदाय रहे हैं उन संप्रदायों में देखते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो शैव धर्म के जो संप्रदाय हैं वो वामन पुराण एक मिलता है, उसमें शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख का जिक्र मिलता है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से। तो पहला है पशुपत संप्रदाय। तो यह संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। इसका संस्थापक लकुलिश नामक के ब्रह्मचारी था। तो पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वो लकुलिश नामक एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने किया था। दूसरा कौन है? तो दूसरा जो संप्रदाय है वो है कापालिक का। तो कापालिक जो संप्रदाय है इसके उपासक
भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। तो वो डायरेक्ट शिव के रूप में उनकी पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वो भैरव के रूप में शिव की उपासना करते हैं। ठीक, कि जो भैरव थे वो शिव के अवतार हुए हैं, इसलिए वो भैरव की पूजा करते थे, अर्थात शिव की पूजा करते थे। तो ऐसा जो संप्रदाय है वो कापालिक का है। तीसरा संप्रदाय है कालामुख का। तो कालामुख संप्रदाय क्या है कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो कापालिकों के ही वर्ग के थे। पहले ये कापालिक वर्ग के ही थे, किंतु बाद में उनसे भी आदिवासी व भयंकर प्रवृत्ति के ये हो गए। ठीक, और इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर भी कहा गया है। तो ये जो संप्रदाय निकल के आता है कालामुख संप्रदाय, इन्हें महाव्रतधर भी कहा गया है। किसमें कहा गया है? शिव पुराण में कहा गया है। चौथा एवं लास्ट जो संप्रदाय है वो लिंगायत संप्रदाय है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव या फिर लिंगायत के रूप में हुआ। वीर शिव या फिर लिंगायत के रूप में हुआ है। और ये जो शैव धर्म के सबसे प्राचीनतम संप्रदाय थे। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में जो शिव का नाम मिलता है वो मिलता है रुद्र शिव के नाम से। वहाँ पे जो चर्चा मिलती है रुद्र नाम से। ठीक, तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, या किसका प्रतीक है? ये है देव एवं उसकी शक्ति के योग का प्रतीक इसको माना जाता है। ठीक, जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है वो देव एवं उसकी शक्ति के योग की प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में एक अलवार हुए, एक नायनार हुए। ठीक, तो नायनार कौन थे? तो नायनार शैव संप्रदाय से थे, और जो अलवार हुए वो हुए वैष्णव संप्रदाय से हुए। ठीक, शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त को नयनार कहा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए। अभी बात करते हैं कि भागवत धर्म की। तो भागवत धर्म अर्थात जिनके प्रवर्तक कृष्ण माने जाते हैं। ठीक, भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कृष्ण माने जाते हैं, और इनको मानने वाले कृष्ण भगवान के अवतार की पूजा करते हैं या फिर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाए, और इसका जो केंद्र था वो कहाँ था? मथुरा था। ठीक, और भगवान विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वो था वराह अवतार। तो वराह अवतार में ऐसा दिखाया गया है। ठीक, तो विष्णु भगवान के किस अवतार को सागर से पृथ्वी पर उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वो कच्छप का अवतार था, मत्स्य का अवतार था, या फिर वराह का था, या फिर नरसिंह का था। तो ये जो अवतार था भगवान का, ये वराह का अवतार था। और ये क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए में आया है 2010 में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। कि भगवान विष्णु के 10 अवतार। ठीक, पहला अवतार मत्स्य है, दूसरा कूर्म का अवतार है, तीसरा वराह का है, नरसिंह का है, वामन का है, परशुराम का है, राम का है, कृष्ण का है, बुद्ध का है, और कल्कि का है। और कल्कि का अवतार जो कलयुग में होगा, और इनका भी अवतार हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा गया है। तो वासुदेव जो कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वैदिक जो आर्य थे, वैदिक आर्यों द्वारा वासुदेव कृष्ण की पूजा स्टार्ट की गई, और वहीं से ये जो वैष्णव संप्रदाय या फिर भागवत धर्म जो है वहाँ से विकसित हुआ। होलियोडोरस के बेस नगर का जो अभिलेख है वो संदर्भित है किससे? तो वो वासुदेव से है, और वासुदेव अर्थात वासुदेव कृष्ण से संबंधित। तक्षशिला के यवन राजदूत होलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। तो ये आपका एक फैक्ट हो गया कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। ये आप लोग याद करके रखिएगा। तो ये था भागवत धर्म और शैव धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल का क्या मतलब था? कि जब उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर
क्षेत्रीय राज्य स्थापित होने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो उसका पूर्ण विकास 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हो चुका था। जो ये कबीलाई समाज था, उससे ये डेवलप करके क्षेत्रीय राज्य में ये स्थापित हो गए। कहने का तात्पर्य ये था कि उत्तर वैदिक काल में तो जो सोसाइटी थी वो कबीलाई थी, बट अब जब हर जगह कबीले कबीले डिवाइड हो गए, तो फिर अब धीरे धीरे विकसित होने के बाद उनका जो रहन सहन था वो स्थायी होता चला गया। और पहले जो कबीलाई समाज का जो एरिया इतना हुआ करता था, तो जब ये स्थायी हो गए और इसके बगल में दूसरा कबीला है, तो फिर ये सब स्थायी हो गए। तो फिर अब ये चारा एवं पानी के लिए दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हुए कि अब ये सब मर्ज होना शुरू हो गए। ठीक, तो जो जो कबीला सबसे शक्तिशाली था, वो दूसरे कबीले से युद्ध करके जीत लेता था और उसको वो अपने साम्राज्य में जोड़ लेता था। ऐसे कर करके ये कबीले ऐसे बड़े होते चले गए। ठीक, अब बड़े हो गए तो एक ऐसे ऐसे करके महाजनपद काल अर्थात जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक स्थिति ये आई कि जो भारत था, ठीक है, वहाँ पर मेनली 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है इतिहास में। तो ये जो कबीले थे, ये राज्य बन चुके थे, क्षेत्रीय राज्य हो चुके थे, और इन क्षेत्रीय राज्यों का जो उल्लेख मिला है उनकी संख्या 16 थी। ठीक है, तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो इसका जिक्र भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ का, वहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ ये 16 राज्यों के रूप में महाजनपद काल जो है वो विभाजित देखने को मिलता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मनंद था। प्राचीन काल में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो वो ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम वो अवंतिका में देखने को मिलता है। ठीक है, वही क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2009 और एमपी पीसीएस 1993 में पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उसका नाम अवंतिका देखने को मिलता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उनकी अवस्थिति किस प्रकार थी भारत में। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के उसमें देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो ऊपर से देखने को मिलता है कि सबसे पहले यहाँ कंबोज देखने को मिलेगा, उसके नीचे गांधार देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे पांचाल है, उसी के नीचे कुरु है, उसी के बगल में सूरसेन है, और इधर जो अभी का प्रेजेंट का कोटा और इस ये वाला जो सौराष्ट्र के आसपास का जो रीजन था वहाँ पे मत्स्य देखने को मिलेगा। ठीक, और उससे नीचे जो नर्मदा नदी के आसपास का एरिया अवंती कहलाता था, और उसी के जस्ट बगल में चेदी है, और उसी के ऊपर वत्स है, और ये कौशल ये है, ये श्रावस्ती बहराइच का एरिया पड़ जाता है। काशी को आप लोग जान ही रहे हैं कहाँ है, और उसी के बगल में सबसे बड़ा जो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जो राज्य क्षेत्रीय राज्य हुआ है वो कौन सा था? वो मगध था। और मगध के जस्ट आगे जो बंगाल वाले रीजन में अंग देखने को मिलता है, और मगध के जो ऊपर है गंगा के ऊपरी भाग में वज्जी देखने को मिलता है और मल्ल देखने को मिलते हैं। और सबसे दक्षिणतम जो 16 जनपदा में से राज्य था वो क्या सा था? वो अस्मक था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला कि 16 महाजनपद की अवस्थिति किस प्रकार थी प्राचीन भारत काल में। ठीक है, तो वर्तमान के संदर्भ में इसको आप लोग थोड़ा सा कोरिलेट करके हुए चलिएगा कि वर्तमान के किस रीजन में ये कौन सा राज्य था। ठीक है, और हम लोग तो उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे ही आगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि 16 महाजनपद से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था उसने। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया है? तो कुणिक जिसको कहा गया है वो है अजातशत्रु।
किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो वो उदयन था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। और 323 ईस्वी पूर्व में 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो उसकी जो मृत्यु हुई वो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस, जिनको पुरु भी कहा गया है, कि सेनाओं ने किस नदी के तट पर आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? कहने का मतलब है कि सिकंदर महान और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो झेलम नदी के किनारे था। किस प्रकार के मृदभांड जो पॉटरी है भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक माना गया है? तो वो थी उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड, जिसको NBPW कहा गया है। ठीक है, ये द्वितीय नगरीकरण के एग्जाम्पल हैं, मतलब उसकी पोइट्री है। और आप लोग कमेंट सेक्शन के बताइए कि जो प्रथम नगरीकरण या फिर शहरीकरण की जो पोट्री थी उसको क्या कहा गया था। ठीक है, अगला जो है कि मगध की जो प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो उसकी थी राजगृह, या फिर उसको गिरिवज्र नाम से भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद वो कहाँ था? तो वर्तमान के राजस्थान में देखने को मिलता था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। ठीक, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो था घनानंद, जो कि नंदवंश का अंतिम संस्थापक था, अंतिम राजा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? तो वो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो वो नंदवंश का था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वो कौन सा था? मगध था, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय जो साक्ष्य हैं से प्रकट होता है, किससे प्रकट होता है अभिलेखीय साक्ष्य? कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? तो नंद वंश के जो राजा थे उनके आदेश पे जो नहर खोदी गई थी वो कलिंग में खोदी गई थी। ठीक, इसका अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है। साथ ही साथ एक फैक्ट और आप लोग देख लिए कि वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था वो विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। ठीक, जो जो वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक जो राज्य था, स्टेट था, वो कौन सा था? वैशाली था, जो कि वज्र संघ की राजधानी थी। जो अभी अवस्थिति देखी महाजनपद काल में वज्जी, तो उसकी वैशाली राजधानी हुआ करती थी। और इसका जो गठन हुआ था वो 500 BC में हुआ था। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट कौन सा था? तो घनानंद था, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो डेरियस था। तो ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा वो भी खुद मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अजातशत्रु ने शासन के लिए, अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता का वध किया, और बाद में जब अजातशत्रु का बेटा होता है तो वो गद्दी प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु की हत्या कर देता है। ठीक है, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, लिच्छवियों का शासन था, कहाँ था? वज्जी में था, और वज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वो शिशुनाग था। शिशुनाग राजा द्वारा अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया गया। ठीक, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। ठीक, तो पहला और सबसे जो विशाल और शक्तिशाली महाजनपद था
उसका नाम मगध था और इसकी जो राजधानी थी वो राजगीर थी, या फिर प्राचीन काल में इसे राजगृह नाम से भी जाना गया है। राजगृह को गिरिवज्र नाम से भी जाना जाता था और ये आधुनिक बिहार के पटना गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। और जो दूसरा महाजनपद है वो अंग है। अंग की राजधानी चंपा थी और चंपा जो थी वो आधुनिक भागलपुर जो जिला है बिहार का, वहाँ पर इसकी अवस्थिति देखने को मिलती थी। और इसके अंतर्गत जो इनका जो राज्य था अंग का, तो वो भागलपुर और मुंगेर जिले में फैला हुआ था। ठीक है। तीसरा महाजनपद देखने को मिलता है काशी, और काशी की राजधानी थी वाराणसी या फिर बनारस। ठीक। और इसकी जो विशेषता थी वो शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था और ये उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था। चौथा जो महाजनपद है वो है वज्जी, और जिसकी राजधानी देखने को कहाँ कहाँ मिलती है, वैशाली भी मिलती है, कहीं कहीं विदेह भी मिलती है और कहीं कहीं मिथिला भी मिलती है। तो विश्व के प्राचीनतम जो गणराज्य का जन्मदाता वज्जी को कहा जाता है और यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। ठीक। और ये जो 8 गणराज्य थे वो वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में फैले हुए थे। अगला जो महाजनपद आता है उसका नाम कोसल है और कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक। और ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती, फैजाबाद और उत्तर प्रदेश में इसकी अवस्थिति थी। छठा जो महाजनपद है वो कुरु है और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसकी विशेषता क्या थी कि यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो आधुनिक में दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैला हुआ है। सातवां जो है वो चेदी है, चेदी महाजनपद है और जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, शक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी और ये आधुनिक में बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग में फैला हुआ था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जो महाजनपद आता है वो मल्ल आता है और मल्ल कहाँ पर इनकी राजधानी थी, तो इनकी राजधानी कुशीनगर एवं पावा में थी। ठीक। और जो कि वर्तमान में देवरिया, गोरखपुर का क्षेत्र हुआ करता था जो कि उत्तर प्रदेश में थे। अगला जो महाजनपद था वो था अस्मक और अस्मक जो था उसकी राजधानी पौदन्य या फिर पोतन देखने को मिलती है और ये इसकी जो अवस्थिति कहाँ थी, ये गोदावरी जो नदी है उसका तटवर्ती क्षेत्र हुआ करता था जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हुआ पाया गया था। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी या फिर कोसम देखने को मिलती है और ये प्रयाग, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगला महाजनपद पांचाल हुआ और पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या फिर काम्पल्ली हुआ करती थी और ये रुहेलखंड के आसपास अर्थात बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगला महाजनपद मत्स्य कहलाता है और मत्स्य की राजधानी विराटनगर या फिर जयपुर हुआ करती थी और ये आधुनिक राजस्थान के अलवार, भरतपुर या फिर जयपुर का क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट जो महाजनपद था उसका नाम अवंती था। अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं माहिष्मती थी। मालवा के आसपास का क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये अवंती का राज्य क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट जो महाजनपद है उसका नाम गांधार है और गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती था और जो कि आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग हुआ करता है। नेक्स्ट जो था वो सूरसेन था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो मथुरा थी और मथुरा आप लोग जानते हैं कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। और लास्ट जो महाजनपद है उसका नाम कंबोज है। कंबोज की राजधानी जो थी वो राजपुर हुआ करती थी और राजपुर किस लिए फेमस था प्राचीन काल में, तो वो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था और ये आधुनिक रावलपिंडी पेशावर का जो क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर इसकी जो अवस्थिति देखने को
मिलती है 16 महाजनपद की। तो ये हम लोगों ने अभी हम जान लिया कि कितने महाजनपद थे, उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी और प्राचीन काल में उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं और उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ था, प्राचीन काल में भी और आधुनिक काल में भी। हम लोग को रिलेट करके ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अभी आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और फिर आज के चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक हुआ करता था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो वो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहाँ पे राजा नंद का उल्लेख मिलता है। मगध का कौन सा सम्राट अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो वो महापद्म नंद था, जिसकी जो उपाधि थी अपरो परशुराम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम जीवक हुआ करता था, वो किनके काल में रहते थे? तो जीवक बिंबिसार के काल में हुआ करते थे। और इनकी जो जीवक थे ये आयुर्वेद में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ उपलब्ध है? तो वो आगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीघ निकाय? तो ये आगुत्तर निकाय है। ठीक है। और आगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जो सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो उस राजा का नाम पोरस है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो उदयन द्वारा इस नगर को बसाया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को, जो कि आधुनिक पटना में पड़ता है। जो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के 3 दीवारों पर किसके अभिलेख हैं? तो बराबर की जो गुफाएं हैं उनकी 3 दीवारों पर सम्राट अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। और ये क्वेश्चन पीसीएस में 2017 में पूछा गया है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। दूसरा, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। और तीसरा ऑप्शन है ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीवक को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और चौथा जो है कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ठीक, तो ये इसमें क्या सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेखीय जो वो उत्कीर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 16 महाजनपद के विभिन्न क्वेश्चनों को देखा है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस जो वीडियो है उसको काफ़ी लोगों तक शेयर करिए जिससे उनका भी कुछ हित हो सके इसके साथ, क्योंकि उनको भी जानकारी मिल सके कि एक चैनल ऐसा भी है जहाँ पर इतिहास के सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद और साथ में नमस्कारम।